हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों संविधान से संबंधित एक मैराथन क्लास की चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत हम संविधान निर्माण से लेके मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, उनसे संबंधित आज ये आपका वीडियो होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। एकदम शानदार तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं और सवालों के माध्यम से हम कवर करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाएगी। रिविजन पर्पज़ के लिए ये आपका वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, ये किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये स्थापित की गई थी। भारतीय संविधान का निर्माण व अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से आपके निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में कुल आपके कितने सदस्य थे? तो शुरुआत में इसमें आपके 389 सदस्य थे दोस्तों। इसमें 292 आपके ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 आपकी चीफ कमिश्नरी थी और 93 जो थी वो आपकी देसी रियासतें थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। तो कर, संपत्ति यानी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यहाँ पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम कहा जाता है। आगे देखिए, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पर हुआ था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? तो कौन से कथन यहाँ पर सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मतदान करवाया गया था। तो पहला कथन आपका सही है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। और ये आपकी दोस्तों बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये बात भी गलत है। ये आपकी बहुदलीय संरचना थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। 1 और 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर 2 डेट आपको ध्यान रखनी है। देखिए, लॉर्ड बेवेल जो था दोस्तों, उसने 24 अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया था। तो लॉर्ड बेवेल ने अंतरिम सरकार की गठन के लिए 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था। यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। ठीक है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है 2 सितंबर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 24 अगस्त 1946 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था लॉर्ड बेवेल के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या हुआ था? 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो 24 अगस्त भी आपको ध्यान रखना है और 2 सितंबर 1946 भी आपको ध्यान रखना है। कितने सदस्य की अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? तो 14 सदस्य। ये 14 सदस्य कौन कौन थे? ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? अंतरिम आपकी जो दोस्तों सरकार बनी थी उसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल से संबंधित जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री आपके कौन हो जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री पूछे जाए तो बलदेव सिंह हो जाएंगे। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री पूछे जाए तो जॉन मथाई हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री पूछे जाए तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे।
कार्य खान तथा बंदरगाह मंत्री पूछे जाए तो CH बाबा हो जाएंगे। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे। रेलवे के आपके आसफ अली हो जाएंगे। श्रम के कौन थे? जगजीवन राम थे दोस्तों। तो श्रम मंत्री आपके कौन हो जाएंगे? जगजीवन राम हो जाएंगे अंतरिम सरकार में। वित्त मंत्री आपके लियाकत अली खान हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। संचार वाले आपके अब्दुल रब नस्तर हो जाएंगे। विधि के जोगेंद्र नाथ मंडल हो जाएंगे। और स्वास्थ्य के आपके कौन थे? गजानतर अली खान थे, ठीक है। और वाणिज्य के आपके आई चुंद्रीगढ़ थे। तो ये 14 नाम जो है दोस्तों ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू वाला आपको ध्यान रखना है, वल्लभ भाई पटेल वाला, बलदेव सिंह वाला, इसके अलावा सी राजगोपालाचारी वाला, लियाकत अली वाला आपका इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम वाला आपका इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ पर दोस्तों गजानतर अली खान जो है स्वास्थ्य वाला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको याद होने चाहिए, ये बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो वित्त विभाग का कार्यभार किसको दिया गया था दोस्तों? तो ये लियाकत अली को दिया गया था, जैसा कि हमने देखा भी, ठीक है। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये आपका लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है, यानी कि आप समझिए बात को, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद कर लिएगा। ये 14 नाम जो है एक बार दिमाग में रिवाइज कर लिएगा। आगे देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन यहाँ पर सदस्य नहीं था? तो अभी हमने देखा बलदेव सिंह सदस्य थे, गजानतर अली खान सदस्य थे, सी राजगोपालाचारी आपके सदस्य थे, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ये सवाल आपका LDC 2024 में पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 26 नवंबर 1949 को? तो 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। संविधान का तीसरा वाचन आपका 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 को हुआ था। यह आपका तीसरा वाचन था, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन आपके 284 सदस्य जो थे इन्होंने दोस्तों साइन किए थे। आगे देखिए अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो कितने लोगों ने साइन किए थे? तो ये 284 आपका हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया? तो भारतीय संविधान जो था इसका प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया? तो दिसंबर 1946 से ये आपका नवंबर 1949 में तैयार किया गया था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों आपकी बंगाल प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बंगाल आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों 119 जो सीटें थी उसमें से मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? बंगाल चुनाव में 113 सीटें मिली थी। 119 में से 113 सीटों पर आपकी दोस्तों कौन थी? मुस्लिम लीग थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुस्लिम लीग को जीत आपकी 113 सीटों पर मिली थी 1946 के चुनाव में। आगे देखिए निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो संविधान सभा की महिला सदस्य कौन नहीं थी? तो संविधान सभा में दोस्तों आपकी 15 महिला सदस्य थी। इसमें से आपकी कौन नहीं थी? सरोजिनी नायडू आपकी थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी और श्री दुर्गाबाई देशमुख भी थी। यहाँ पर नजमा हेपतुल्ला नहीं थी दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। तो इनके नाम एक बार आप देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कौन कौन आपकी महिला सदस्य थी, ठीक है। यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है एनी मास्करीन। एनी मास्करीन जो थी दोस्तों इनकी खास बात क्या है? देसी रियासतों की एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी आपकी एनी मास्करीन। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, देसी रियासतों की एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन हो जाएगी? एनी मास्करीन हो जाएगी। इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, यहाँ पर जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देसी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो ये सवाल आपका बार बार पूछा जाता है। एनी मास्करीन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि देसी रियासतों से आपकी एकमात्र कौन हो जाएगी? एनी मास्करीन हो जाएगी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी कब हुई थी? बेसिक सा सवाल है। 9 दिसंबर 1946 को आपकी हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक हुई थी संविधान सभा की। और यहाँ पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो थे दोस्तों इनको अध्यक्षता सौंपी गई थी, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष आपके बने थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो संविधान सभा जो है दोस्तों इसके स्थायी सभापति आपके कौन हो जाएंगे? तो स्थायी सभापति आपके दोस्तों
11 तारीख को कौन बने थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो 9 नवंबर, एक तो आपका 9 दिसंबर हो गया दोस्तों। इसके अलावा आपके क्या हो गया? 9 दिसंबर के बाद में आपका हो गया 10 दिसंबर, फिर उसके बाद 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यही आपको ध्यान रखना है। और एस सी मुखर्जी जो थे दोस्तों, वो यहाँ पर उपाध्यक्ष बने थे। तो एस सी मुखर्जी यहाँ पर उपाध्यक्ष बने थे, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो एस सी मुखर्जी हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आपका पेश किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति जो है दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल आपके 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन थे। एक तो भीमराव अंबेडकर खुद हो जाएंगे, जो कि अध्यक्ष थे। फिर आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएंगे, के एम मुंशी हो जाएंगे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला आपके हो जाएंगे, बी एल मित्रा हो जाएंगे। फिर बी एल मित्रा के स्थान पर दोस्तों थोड़े समय बाद कौन आगे थे? एन माधव राव आगे थे। डीपी खेतान थे, डीपी खेतान के स्थान पर फिर आपके टी कृष्णाचारी आ गए थे। ठीक है, क्योंकि इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो टी कृष्णाचारी यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़े समय बाद ये हट गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर एन माधव राव आ गए थे। बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान के स्थान पर आपके टी कृष्णाचारी यहाँ पर आ गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 7 नाम भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ऐसा दे दिया जाता है ये 4 नाम दे के पूछा जाता है, इनमें से कौन शामिल नहीं था। या फिर आपसे पूछा जाएगा कितने सदस्य थे, तो क्या आंसर करोगे? 7 सदस्य थे। ठीक है, कब गठन हुआ? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। और इन्होंने फिर आपकी फरवरी दोस्तों 1948 को रिपोर्ट सौंपी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 6 महीने बाद लगभग इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आगे देखिए, ये देखिए आप 21 फरवरी 1948 को लगभग इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य यहाँ पर कौन नहीं थे? तो यहाँ पर अभी हमने देखा एन जी अयंगर थे, के एम मुंशी थे और आपके एस एम सादुल्ला थे। यहाँ पर आपके एस सी मुखर्जी नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन हो जाएंगे? एन गोपाला स्वामी अय्यर आपके हो जाएंगे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आपके हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। तो संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को संवत 2006 विक्रमी को दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन ये आंशिक रूप से लागू हो गया था। बाकी का जो संविधान है वो आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और उसी दिन फिर आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। आगे देखिए, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए थे? तो किस आधार पर निर्णय लिए गए थे? सहमति और रजामंदी के आधार पर लिए गए थे। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में जब विभाजन हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था, तो फिर कितने सदस्य बचे थे? तो यहाँ पर 299 सदस्य आपके बचे थे। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 299 सदस्य आपके बचे थे, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से भी अगर आपसे पूछा जाए उनका भी अगर डिवाइडेशन कीजिए तो 299 जो थे दोस्तों, उसमें से 226 और 3 आपकी चीफ कमिश्नरी और 70 आपकी देसी रियासतें थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई और कितनी हो गई है आपकी? 299 हो गई। ठीक है, तो ये सवाल बन सकता है। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया गया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आपका हैदराबाद में क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कब चलाया गया था ये आपका? तो ये नवंबर 1948 में चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों? नवंबर 1948 में ये चलाया गया था। और इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे पुलिस कार्यवाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पुलिस कार्यवाही कहा जाता है। ठीक है, कुछ जगह पर इसे ऑपरेशन कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार पटेल जो थे दोस्तों, इन्होंने इसे पुलिस एक्शन कहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पुलिस कार्यवाही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में किस माह और वर्ष में विलय हुआ? तो ये अभी मैंने आपको बताया कब हुआ दोस्तों? नवंबर आपका 1948 में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ?
नवंबर 1948 में आपका विलय हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपके कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष आपके SC मुखर्जी हो जाएंगे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य आपके कौन थे? तो KM मुंशी यहाँ पर सदस्य थे, तो ये आपके एकमात्र जो है वो सदस्य हो जाएंगे। तो बी में आपका थर्ड हो जाएगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो संविधान सभा के सदस्य कौन हो जाएंगे? ये आपके VT कृष्णाचार्य हो जाएंगे, जिन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे नए राज्य बनाने का और उनकी सीमाएं बदलने का अधिकार है? तो ये किसके पास है दोस्तों? ये संसद के पास है आपका। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2, 3, 4 में आपको उल्लेख दिया गया है दोस्तों राज्यों की सीमाओं का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सीमाएं बदलने का अधिकार है वो किसके पास है? आपके संसद के पास है। देखिए, आप ये सेट के एग्जाम 2024 में भी आपको पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? तो एक नया राज्य बनाने की शक्ति जो है ये किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 2 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? तो ये 1956 में आपका पारित हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को तो दोस्तों आपके जो है इस समिति की स्थापना की गई थी, यानी दिसंबर 1953 में तो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका दोस्तों पहला जो राज्य था आंध्र प्रदेश, इसको भाषा के आधार पर गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे यहाँ पर, फैजल अली। और हरदेनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। KM पणिकर भी इसके सदस्य थे। तो ये 1+2 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने सिफारिश की थी दोस्तों 16 राज्यों की और आपके 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। लेकिन यहाँ पर कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे भैया? फजल अली हो जाएंगे। अभी हमने देखा। स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने का आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर दोस्तों मणिपुर की बात की जा रही है। मणिपुर के जो राजा थे बोध चंद्र सिंह, मणिपुर के राजा कौन थे? बोध चंद्र सिंह थे दोस्तों। तो इन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर में दोस्तों आपका मतदान करवाया गया था सर्वप्रथम। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट NCERT से लिया गया है ये। देखिए यहाँ पर जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव कहां पर कराया गया? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव आपका कहां पर करवाया गया? मणिपुर में करवाया गया था, जून 1948 में। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए मणिपुर के राजा कौन थे दोस्तों आज़ादी के समय? तो ये आपको ध्यान रखना है, बोधचंद्र सिंह थे। ठीक है, आगे देखिए, किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दोस्तों आपके 53वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था 1986 में। ये आपको ध्यान रखना है। और किस में जोड़ा गया था? 361 के खंड में आपका जी जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखिए, असत्य कथन है। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। तो गोवा को दोस्तों दमन एवं दीव से अलग किया गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश जो था दोस्तों पहले संघ शासित प्रदेश था, ये बात भी सही है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये बात गलत है। कर्नाटक का नाम जो है दोस्तों, यानी मैसूर राज्य जो था इसका नाम जो है वो कर्नाटक रखा गया 1973 के अधिनियम से। ये आपको ध्यान रखना है। बम्बई राज्य जो था ये गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित था। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो जाएगा। ये याद रखना है। 1973 में दोस्तों आपका मैसूर का नाम जो है ये कर्नाटक किया गया था। पूछा जा सकता है कब किया गया? 1973 में। आगे देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कौन थे? आपके पोट्टी श्री रामुलु थे दोस्तों, इनके द्वारा अनशन किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था। तो 3 राज्यों का विलय किया गया, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये कौन कौन थे आपके, हैदराबाद था, मणिपुर था, इधर से आपका कश्मीर था। तो ये किससे किया गया, आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन से किया गया था दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन से किया गया था। पूछा जा सकता है, याद रखना है। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया, तो पांडिचेरी जो था दोस्तों, इसे भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया, तो पांडिचेरी को भारतीय संघ में आपका 1956 में सम्मिलित किया गया था। फ्रांस द्वारा सौंपी गई बस्तियों से 28 मई 1956 को पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघीय शब्द, भारतीय संविधान में जो आपका संघीय शब्द है दोस्तों, इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है, तो इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं हुआ है दोस्तों। संघीय शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जो भारत है ये आपका राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। तो भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि भारत संघीय राज्य नहीं है बल्कि राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पर कहीं पर भी दोस्तों आपके संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा कौन से राज्य को दोस्तों आपके 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया था, तो 1961 में दोस्तों ऑपरेशन विजय के तहत गोवा जो था, इसको दोस्तों भारतीय संघ का अंग बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऑपरेशन विजय कहाँ पर चलाया गया था, तो गोवा में चलाया गया था 1961 में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, ऑपरेशन विजय आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों गोवा में हो जाएगा। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा, तो ये कौन था, गोवा आपका पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था स्वतंत्रता के बाद भी। कौन सा एक असत्य है, यहाँ पर कौन सा एक असत्य है भारतीय संविधान में, तो दोस्तों इस सवाल को छोड़िए, ये अपने काम का नहीं है। बस इतना याद रखना आप, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए शहर थे, तो सांप्रदायिक क्षेत्रों में बटने वाले शहर कौन थे, तो याद रखना, एक तो लाहौर है, एक अमृतसर है, और एक कलकत्ता है, ठीक है। लेख से याद कर लेना, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया था, तो असम से अलग करके किस राज्य को बनाया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर आपके असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मेघालय को बनाया गया था। 1969 के असम का पुनर्गठन किया गया और मेघालय अधिनियम के अंतर्गत मेघालय से स्वायत्त राज्य बनाया गया। तो दोस्तों याद रखना, असम जो होता है ये आपका यहाँ पर है और मेघालय यहाँ पर है, तो असम से अलग करके ही मेघालय को बनाया गया है। आगे देखिए, अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम था, तो अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम आपका क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशाल आंध्र आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाल आंध्र आंदोलन, या फिर इसे विशालांध्र या विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। भारत के सभी तेलुगु भाषियों के लिए एक संयुक्त राज्य ग्रेटर आंध्र हेतु एक आंदोलन हुआ था, इसे ही कहा जाता है आपका विशाल आंध्र आंदोलन। आगे देखिए, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है, तो सही कालानुक्रम यहाँ पर आपको बताना है। कौन सा राज्य आपका कब बना, तो नागालैंड दोस्तों, नागालैंड जो है ये आपका 1963 में बना था। हरियाणा आपका 1966 में बना था। सिक्किम आपका 1975 में बना। अरुणाचल प्रदेश आपका 1986 के आसपास बना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, किस राज्य का गठन कब हुआ था। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1953 में हो गया था, गुजरात का आपका 1960 में हुआ था, नागालैंड का 1963 में हुआ था, हरियाणा का 1966 में हुआ था, हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा MMT जो है इसका गठन आपका 1972 में हुआ था, ठीक है। सिक्किम का आपका 1975 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 36वां संविधान संशोधन आपका हुआ था दोस्तों, उसके तहत आपका सिक्किम का गठन किया गया था। ये भी याद रखना है आपको, 36वां संविधान संशोधन। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है इनको 1987 में, गोवा को 30 मई 1987 में, छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड आपका दोस्तों 28वां बना था आपका 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये भी आपको क्रम से ध्यान रखना है, पहले छत्तीसगढ़ है, फिर आपका उत्तराखंड है, फिर आपका झारखंड है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए, झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो भैया कब हुई थी, 2000 में हुई थी। राज्य गठन वर्ष सुमेलित नहीं है। गुजरात 1960 है, झारखंड 2000 है, हरियाणा 1966 है, सिक्किम 1973 की जगह 1975 आपका होना चाहिए। आगे देखिए, सन 1960 में सर्जित राज्य थे, तो 1960 में आपके दोस्तों एक तो गुजरात बना था और एक आपका महाराष्ट्र बना था, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2015 में एक समझौता हुआ था आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई, तो भारत की दोस्तों 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी और बांग्लादेश से 51 बस्तियां ली गई थी, ठीक है। तो हमने तो कितनी ली, 51 ली, और दी कितनी, 111, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है,
याद रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था, तो ये 100वां संविधान संशोधन था, उसके तहत ये तय हुआ था दोस्तों। 111 दी गई और 51 बस्तियां ली गई। अगला सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पर पत्र पर हस्ताक्षरित किया गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षरित कब किया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। डेट एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, कब किया गया, 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। कश्मीर को मिलाया गया था। यहाँ के राजा कौन थे, हरि सिंह यहाँ के राजा थे। अभी मैंने आपको बताया जून आपके 1948 में किसको मिलाया गया, तो जून 1948 में दोस्तों आपके किसको मिलाया गया, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। और अगर आपसे पूछा जाए नवंबर 1948 में किसे मिलाया गया, तो फिर ये आपके किसको मिलाया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले जम्मू कश्मीर है, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर जो है मणिपुर है, फिर आपका क्या है यहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, तो राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे 26 अक्टूबर 1947 को। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को कश्मीर भेजा गया और युद्ध की समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। तो ये डेट याद रखना, ये डेट पूछी जा सकती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है भारतीय संविधान की, तो ये आपका दोस्तों कौन कौन सा हो जाएगा, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स हो जाएगा। ये आपका राज्य सूची में आता है। संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है। तो संसद जो है दोस्तों ये राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 249 के तहत दोस्तों संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय करारों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 253 जो अनुच्छेद है उसमें अंतर्राष्ट्रीय करारों के लिए जो है वो राज्य सूची के विषय पर संसद जो है वो कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय करारों के लिए भी आपका जो है संसद ये बना सकती है, आपका दोस्तों कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय करारों के लिए। तो उसका उल्लेख किस में मिलेगा, आपको 253 में मिलेगा। और नॉर्मली पूछा जाए तो 249 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यदि राज्यसभा के तहत विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो राज्य सूची में दिया गया अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाएगा और संसद उस पर कानून बना लेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कौन से आपके सत्य है, कांग्रेस के जो नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के लिए गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे और दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। बाद में तो पहले तो बोला गया था भाई भाषाई आधार पर बनेंगे, फिर बाद में बोला गया भाषाई आधार पर नहीं बनेंगे। ठीक है, एस्केधर आयोग आपका बना था 1948 में। इसमें यह निश्चित हुआ था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं किया जाएगा। 1920 में जो आपका नागपुर का अधिवेशन हुआ था ये बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। 45वां अधिवेशन था ये आपका 45। आगे देखिए, संवत सुधार समिति का गठन निम्न में से किस वर्ष में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर सुधार समिति या फिर संवत सुधार समिति का गठन दोस्तों किस वर्ष में किया गया, तो ये आपका 1952 में किया गया था। कब किया गया, 1952 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो मेघनाथ साहा जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मेघनाथ साहा जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश जो है या फिर उनकी स्थापना ये आपके अनुच्छेद 2 में दी गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अनुच्छेद 2 पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर संविधान की विशेषताएं देखिए दोस्तों। मूल संविधान में थे तो मूल संविधान में कितना क्या था यहाँ से पूछा गया है। तो 395 यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची आपकी हो जाएगी। तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में दोस्तों 25 भाग है। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ है और 465 अनुच्छेद है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग है दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ है, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 465 जो है वो अनुच्छेद है। लेकिन पहले कितने थे, पहले 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। तो यहाँ पर तो 22 से 25 हो गया, यहाँ पर 8 से 12 हो गया, यहाँ पर आपका 395 से 465 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, 395 हो जाएंगे। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो मूल भारतीय संविधान जो है ये किसके द्वारा हस्तलिखित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा दोस्तों। 2024 में भी पूछा गया है आपका। ठीक है, तो मूल संविधान जो है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है उनके द्वारा ये हस्तलिखित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसे लिखने में 6 महीने का समय लगा था। इटैलिक शैली में लिखा गया था ये।
भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। तो ये पूछा जाता है सजाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम किसने किया था? तो राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो प्रस्तावना पेज को सजाने का कार्य तो किसने किया? राम मनोहर सिन्हा ने किया। और नंदलाल बोस जो थे दोस्तों, इन्होंने हर पेज को चित्रों में से सजाने का प्रयास किया था। तो नंदलाल बोस ने तो हर पेज में चित्रों को सजाने का प्रयास किया था, और आपके राम मनोहर सिन्हा जो है उन्होंने केवल प्रस्तावना पेज को सजाने का काम किया था। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के अनुसार भारत है। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है दोस्तों? तो भारत एक आपका राज्यों का संघ हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में ये दिया गया है, जो संविधान है वो क्या है दोस्तों? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। आगे देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो राष्ट्र का उल्लेख दोस्तों भारत और इंडिया के नामों से किया गया है। आगे देखिए, संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? इंडिया दिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा हो जाएगी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, तो संप्रभु राज्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो संप्रभु राज्य यहाँ पर आता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। तो आश्वासन जो दिए गए हैं उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता आती है, फिर आपकी समता आती है, फिर आपकी बंधुता आती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एक बार देख लीजिए आप, देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विश्वास अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है। विश्वास अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यहाँ पर दी गई है, 2 प्रकार की समता है, प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? तो लिखित समता शामिल समूह आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? समता समूह अभी मैंने आपको बताया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता है, संघीय शासन यहाँ पर नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? तो कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। विश्वास धर्म उपासना और भाषा, तो यहाँ पर भाषा शब्द नहीं दिया गया है। अभी हमने देखा कौन सा शब्द नहीं दिया गया है दोस्तों, भाषा शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोग एवं नागरिकों का प्रयोग किया गया है, लोग एवं नागरिकों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है। तो सही क्रम विन्यास क्या हो जाएगा? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा दोस्तों, इनका क्रम भी पूछा जाता है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है दोस्तों? तो विचार का, विश्वास का, धर्म उपासना का वर्णन है, नैतिकता का वर्णन यहाँ पर नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, और आपके दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और यहाँ पर आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, एसपीए, एक तो आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता यहाँ पर जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, तो धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों, राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो भारतीय संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका बेरुवारी वाद में कहा गया था। बेरुवारी वाद हुआ था दोस्तों, ये आपका 1960 का हो जाएगा, याद रखना। बेरुवारी वाद कब हुआ था? आपका 1960 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, आपको तो यही ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये किस में कहा गया? ये आपका बेरुवारी वाद में कहा गया। लेकिन आपका एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, तो केशवानंद वाला 1973 में हुआ था,
और इसमें जो ये पहले बोला गया था बेरुआरीवाद में, इसको पलट दिया गया और ये माना गया प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है। ठीक है, तो किस में माना गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में माना गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु उसके बुनियादी ढांचे में वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आपका 1967 का हो जाएगा, इतना आप याद रखिए। प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना चाहिए, यानी प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। ये भी आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में भी कहा गया था, लेकिन ज़्यादा आपका एग्जाम में जो सवाल बनता है वो यही वाला बनता है, केशवानंद वाला और आपका एक बेरुआरी वाला। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 1960 का और 1973 का। आगे देखिए, भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर क्या होता है? निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यहाँ पर, इसलिए इसे गणराज्य कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों ये किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी आपकी 9वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी कितनी अनुसूचियाँ हो जाएगी दोस्तों? तो टोटल 12 अनुसूची आपकी हो जाएगी वर्तमान में, जिसमें से आपकी 10वीं अनुसूची जो है ये दल परिवर्तन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से आपकी संबंधित है, जो कि 1951 में जोड़ी गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची आपको ध्यान रखनी है, ये भाषाओं से संबंधित है आपकी। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख आपको यहाँ पर मिलेगा। सिंधी को आपका 1967 में जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को आपका 1992 में जोड़ा गया था, मैथिली, बोडो, डोगरी व संताली को 2004 में जोड़ा गया। इसको 21वें संविधान संशोधन से, इसको 71वें संविधान संशोधन से, इसको 92वें संविधान संशोधन से आपके जोड़ा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए मूल रूप में इसमें कितनी भाषा आई थी, तो 14 भाषा आई थी। 1967 में आपकी सिंधी जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन से। ठीक है, फिर आपकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई 1992 में, मैथिली, बोडो, डोगरी, संताली जोड़ी गई 2004 में। तो ये संविधान संशोधन भी आपको याद रखने हैं, 21वां, 71वां, अभी हालांकि आगे आ जाएंगे। ठीक है, विषयों से संबंधित आपकी 7वीं अनुसूची हो जाएगी, संघ, राज्य व समवर्ती सूचियाँ जो जिसमें दी गई है, तो विषयों से संबंधित 7वीं अनुसूची है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के विषय में उपबंध, यानी इसे याद रखते हैं हम अमेय मित्री से, अमेय मित्री से याद रखते हैं, याद रख सकते हो आप। असम, मेघालय, मिजोरम और आपका त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जो कि आपकी जनजातीय क्षेत्रों के विषय में आते हैं, ये 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों से संबंधित उपबंध 5वें में हो जाएंगे। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी में हो जाएगा। व्यवस्थापिका सदस्य मंत्रिपरिषद, इनके दोस्तों शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में हो जाएगा। वेतन और भत्ते आपकी 2री अनुसूची में हो जाएंगे और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आपका 1ली अनुसूची में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है, 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो अभी हमने देखा कौन सी अनुसूची हो जाएगी भैया, तो ये आपकी 8वीं अनुसूची हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें जिनका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान के लिए उल्लेख है। असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अभी मैंने आपको बताया अमेय मित्री से याद रखना है, तो अमेय मित्री, अमेय मित्री, मणिपुर यहाँ पर नहीं है, तो 2 जहाँ पर भी है उसको हटा दो। ठीक है, तो 2 हमने हटा दिया, 1, 3, 4, 5 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 7वीं अनुसूची का सही वर्णन कौन करता है? यह संघ राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की सूची देता है। तो शक्तियों के वितरण की सूची कौन देगा? ये 7वीं अनुसूची आपको देती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध कानून से संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित आपकी कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध यहाँ पर दिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व आपके कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। मंत्रिमंडल सरकार आपकी कहाँ से हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी कहाँ से हो जाएगी? तो ये आपकी, इसको देखिए आप एक बार, ब्रिटिश संविधान से हो जाएगी। और केंद्र राज्य संबंध आपका कनाडा से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, केंद्र राज्य संबंध आपका कनाडा से हो जाएगा। राज्यपाल को नियुक्त करने की जो प्रावधान है वो भी आपका कनाडा से लिया गया है। अब ये यहाँ पर दिया गया है कौन सा प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार याद रखिएगा आप। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में आपको ध्यान रखना है, एक तो आपातकालीन उपबंध, ठीक है, और एक लोक सेवा आयोग भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ पर संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली, ये आपने याद कर रखी होगी। आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इंपॉर्टेंट है, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो है ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ली गई है। केंद्र राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन भी इसमें ही दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के में। ठीक है, अमेरिका से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई है। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। पंचवर्षीय योजना आपकी रूस से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी आपके रूस से लिए गए हैं।
कनाडा से संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से आपकी संशोधन प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध है। और आपके फ्रांस से दोस्तों स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। और न्याय वाला पूछा जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो वह आपका रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान में ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से आपकी ली गई है। ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। समवर्ती सूची का प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा को अपनाया गया। तो ये कहाँ से अपनाया गया आपके दोस्तों? तो ये आपके अपनाया गया अमेरिकी संविधान से। आगे देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो कौन सी विशेषता आपकी अमेरिका से ली गई है? तो बताइए भैया। राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद ये यहाँ से नहीं लिया गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों सम्मिलित करना है। बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ये आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन अभी हमने देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा के संविधान से आपकी ली गई है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 2 करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित करके किसका अनुसरण किया गया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, कनाडा। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, ये प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ वाला। भारतीय संविधान के प्रावधान एवं स्रोत के युग्म में सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो ये बात तो सही है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये बताना है। समवर्ती सूची आपकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यहाँ पर कनाडा दिया गया, गलत हो गया। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार आपका यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आपात उपबंध आपके रूस, तो आपात उपबंध आपके जर्मनी से लिए गए हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा? भाग 13 हो जाएगा। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो ये किस सूची में आते हैं दोस्तों? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और अस्पताल और औषधालय ये किस सूची में आते हैं? आपके राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन 3 अनुसूचियों में किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में दोस्तों आपके कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है। तो वर्तमान की बात की जाए तो 100, 61, 52 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100, 61, 52 यहाँ पर हो जाएंगे। और अगर बात की जाए पहले की, तो पहले कितना था? तो यहाँ पर 97 था दोस्तों। और यहाँ पर कितना था आपका? यहाँ पर ये पहले 66 था। इसमें से 5 निकाल के आपकी इसमें जोड़ दी गई, 5 निकाल के इसमें जोड़ी गई, तो इसमें तो 52 हो गई, इसमें 61 हो गई और इसमें आपकी 100 हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सी किस में आती है, जैसे लेखा, रक्षा, विदेश, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा के विषय, ये तो आपके संघ सूची में आते हैं। पुलिस जो है राज्य सूची में आती है, परिवहन राज्य सूची का है, स्थानीय शासन, न्याय, मत्स्य पालन, कृषि व सिंचाई जो है ये राज्य सूची के हैं। समवर्ती सूची में सामाजिक आर्थिक योजना आ जाएगी, शिक्षा आ जाएगी, विवाह आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की संघीय सूची का हिस्सा नहीं है? तो संघ सूची में कौन नहीं आता है? तो मत्स्य पालन नहीं आएगा, ये राज्य सूची का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं बना बना के। आगे देखिए, संविधान की किस अनुसूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? तो शिक्षा को किस में सम्मिलित किया गया भैया? तो शिक्षा जो है ये आपकी किस में हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी आपकी समवर्ती सूची में। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में आपकी निहित है दोस्तों। किस में निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी संघ में निहित है। आगे देखिए, पुलिस, कृषि व ग्रामीण पुलिस सहित विषय हैं, तो ये किस में आ जाएंगे आपके दोस्तों? पुलिस वाले विषय आपके राज्य सूची में आ जाएंगे। आगे देखिए, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी, तो ये दोस्तों आपके संसद विधि द्वारा प्रदान करें। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए,
यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। ये किसके द्वारा कहा गया था? यह आपके दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए दो वक्तव्यों का पढ़िए। भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। सामाजिक न्याय संतुलन है, तो सामाजिक न्याय संतुलन है तो व्यक्तिगत अधिकार है और सामाजिक नियंत्रण के मध्य जो है ये सामाजिक न्याय का संतुलन हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक नियंत्रण। आगे देखिए, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसे ए.वी. डाइसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए.वी. डाइसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता। यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सी नागरिकता आपकी हो जाएगी? इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संज्ञानात्मक नहीं है? तो सच्चे तौर से संज्ञात्मक नहीं है दोस्तों, तो ये आपकी एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था का जो मेन मोटिव है या प्रमुख विशेषता है वो क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है दोस्तों इसकी विशेषता क्या नहीं है? तो दोहरी कार्यपालिका जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये बात सही है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय है, ये बात भी सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? तो संघ और राज्य जो है दोस्तों इनके प्रशासनिक संबंध किस में वर्णित है ये आपसे पूछा गया है। तो भाग 11 के अध्याय 2 में ये वर्णित है। भाग 11 के अध्याय 2 में ये वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है ये किस में वर्णित है? तो भाग 11 के अध्याय 2 में ये वर्णित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अध्याय 1 में आपकी विधायी संबंध है और अध्याय 2 में आपके प्रशासनिक संबंध है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? संसदीय प्रणाली से आपका हो जाएगा वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध। भारतीय संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है, तो भारतीय संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है तो ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसके लिए जाना जाता है। आगे देखिए, रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है, तो रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। रूल ऑफ लॉ, सबके लिए कानून समान है। आगे देखिए, विधि शासन का अर्थ है, तो विधि शासन का अर्थ क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो संविधान की परम निर्भयता हो जाएगी दोस्तों। विधि शासन का अर्थ क्या हो जाएगा? संविधान की परम आपकी निर्भयता हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? 3 अंग हो जाएंगे राज्य के, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तो ये 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बेसिक सा सवाल है, याद होगा आपको। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा युग्म यहाँ पर आपका गलत है? तो भाग 2 में आपकी नागरिकता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4A में आपके मौलिक कर्तव्य है, भाग यहाँ पर 9 में केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, लेकिन भाग 9 में आपकी क्या है दोस्तों? पंचायतें हों, आपके दोस्तों नगर निगम हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? तो भाग 5 का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? 52 से लेकर आपका 78 तक हो जाएगा दोस्तों। और 52 से लेकर 78 तक आपके कितने अनुच्छेद है टोटल? तो ये 27 अनुच्छेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद आती है कार्यपालिका में। आगे देखिए, और देखिए भाग 5 में दोस्तों आपके अलग अलग है। इसमें तो पहला अध्याय हो जाएगा आपका जिसमें 27 अनुच्छेद आते हैं आपके 52 से लेकर 151 तक, इसमें कार्यपालिका आपकी आ जाएगी। इसके अलावा फिर आपका दोस्तों न्यायपालिका भी आती है, और भी चीज़ें आती है। ठीक है,
भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? तो कितने अनुच्छेद आ जाएंगे भैया? 27 अनुच्छेद यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कितने अनुच्छेद? 27 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके भाग 2 में हो जाएंगे, 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों एससी और एसटी के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस में किया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका 335 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में जो आरक्षण का प्रावधान है वो 335 में आपका किया गया है। आगे देखिए, निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो 371 से किसका संबंध हो जाएगा दोस्तों? 371 से आपके महाराष्ट्र और गुजरात का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। देखिए 371 में भी अलग अलग डिवाइडेशन है, 371 ए है, 371 बी है, 371 सी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात ओनली केवल 371 की जाए तो संविधान का अनुच्छेद 371 जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, और 371 ए, 371 बी, 371 सी, इसमें फिर आपके अदर राज्य आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये अलग अलग राज्य जो है इनका प्रावधान जुड़ा हुआ है। अभी इसमें आगे देखेंगे हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया किसमें दी गई है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया किसमें दी गई है? तो अपनाने की प्रक्रिया आपकी 345 में दी गई है। किसमें दी गई है? अपनाने की प्रक्रिया आपकी 345 में दी गई है। ठीक है, 345 में, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया की बात की जा रही है। आगे देखिए, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अनुच्छेद 345, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अपनाने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका थर्ड सही नहीं है, बाकी यहाँ पर सही दिए गए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। 240(1)A यहाँ पर दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, 240(1)B यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में, सी यहाँ पर दादरा नागर हवेली के बारे में, डी दमन दीव, और आपका दोस्तों ABCDE जो है ये पुडुचेरी का दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान में दादर नागर हवेली तथा दमन दीव जो है दोस्तों इनका विलय कर दिया गया है अधिनियम 2019 के तहत, और 240(1)G दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है। तो ये भी आपका ध्यान रखना है दोस्तों। अभी ये 241 जो है आपका सी वाले में आपके दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और जबकि अनुच्छेद 246(1)G को विलोपित कर दिया गया है, यानी इसको विलोपित कर दिया गया है। आगे देखिए, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्यायिक निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में आपके हो जाएंगे दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 262 में ये आपके हो जाएंगे। तो अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्यायिक निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 262 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नांकित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करता है? तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके लिए करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके दोस्तों लोकहित में करता है। किस में करता है? लोकहित में करता है। और एक बात ध्यान रखनी है, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख जो है ये आपका 263 में दिया गया है। ठीक है, और 262 मैंने अभी आपको बताया, वो भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा दोस्तों प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत दोस्तों जो भारत के संविधान में उल्लेखित है, आपका राज्यसभा जो है ये क्या कर सकती है दोस्तों? आपके अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया? तो प्रसाद का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा सम्मिलित किया गया आपके दोस्तों? अनुच्छेद 310 के द्वारा ये सम्मिलित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया? तो अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310(1) द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधन के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा या अखिल सेवा का सदस्य है, रक्षा से संबंधित कोई भी पद या संघ के अधीन सिविल पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये आपका किस में दिया गया है दोस्तों? प्रसाद का सिद्धांत आपका 310 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्रेनविल ऑस्टिन। आगे देखिए, यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था। तो ये आपके दोस्तों SR
बनाम भारत संघ 1994 के तहत तय किया गया था। तो याद रखना है, किसी राज्य सरकार के द्वारा पंथ निरपेक्षता विरोधी नीतियों को अगर लागू किया जाए तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994 में ये आपका निर्धारित किया गया था। आगे देखिए, किस प्रकरण के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत को स्थापित किया? अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका डेफिनेटली बन सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। एसआर बोमई वाद कब का हो जाएगा? 1994 का हो जाएगा। और अनुच्छेद 356 जो है इसका संबंध किससे दिया गया है? आपका एसआर बोमई वाद से दिया गया है। देख लीजिए, 2 बार तो ये सवाल आपके सामने आ चुका है। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में राज्य केंद्र सरकार 3 से अनधिक ऐसे व्यक्तियों जो सरकार की सेवा में नहीं है राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के रूप में नाम निर्देशित कर सकती है? तो ये पुडुचेरी यहाँ पर होगा आपका दोस्तों, ऑप्शन 2। आगे देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी भी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कथन किसका है? मायरन विनर, वल्लभ भाई पटेल, या फिर आपका दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या शिवा राय? तो ये किसका हो जाएगा आपका दोस्तों? ये हो जाएगा आपका मायरन विनर का। तो किसका हो जाएगा दोस्तों? मायरन विनर का हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मायरन विनर। अब ये किसने क्या कहा है ये आपको बताना है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके लेखक आपके कौन थे? तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन थे। तो बी में आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बी में तो आपका 4 हो गया, 1 या थर्ड में से होगा तो थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ए में आपका 2 होगा यहाँ पर। अतुल कोहली, यहाँ पर दी सक्सेस ऑफ इंडिया, इंडियाज डेमोक्रेसी इनके द्वारा लिखी गई है, दी सक्सेस ऑफ इंडिया वाली। फेंडेरन मून जो है दोस्तों इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? इनके द्वारा डिवाइड एंड क्यूट लिखी गई है, पेंडेरल मून के द्वारा डिवाइड एंड क्यूट। और एलन ग्लेड हिल के द्वारा कौन सी लिखी गई है आपकी? तो इनके द्वारा लिखी गई है दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी एलन ग्लेड हिल के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, रोग एलिफेंट हॉर्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? साइमन डेनियर आपके हो जाएंगे। रोग एलिफेंट के कौन हो जाएंगे? साइमन डेनियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? तो राज्यों में शासन के बारे में कौन सा ये आपका दोस्तों अध्याय हो जाएगा? तो ये आपका भाग 6 हो जाएगा। ठीक है, राज्यों से संबंधित कौन सा हो जाएगा? भाग 6 हो जाएगा आपका भारतीय संविधान का। आगे देखिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है। भाग जो 7 है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, बाकी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। 6 अध्यायों में विभक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुख्यतः ये आपका दोस्तों राज्य सरकार पर ही केंद्रित है। 152 से लेकर 237 तक यहाँ पर उल्लेखित है ये आपका भाग 6। आगे देखिए, मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो कितने मूल अधिकार दोस्तों भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए? तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 23 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। तो अब कितने बचे हैं आपके? 6 बचे हैं। आगे देखिए, मूल संविधान का भाग तथा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। तो ये आपके दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं मूल अधिकार? तो ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये आपके 3रे भाग में सम्मिलित किए गए हैं। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों काउंटिंग याद रखना, इंपॉर्टेंट है काउंटिंग, आपसे पूछी जाएगी। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, तो 12 से 35 तक कितने हो जाएंगे आपके? 23 हो जाएंगे। तो ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिक सवाल ज़्यादा पूछने के चांसेस है आपके। ठीक है, ज़्यादा टफ सवाल पूछने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आपके इतने सारे सब्जेक्ट है, किस किस सब्जेक्ट को आप कवर करोगे, तो इसलिए वो बेसिक सवाल यहाँ पर देने के चांसेस रखेंगे। एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो एक मौलिक अधिकार आपका नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ये आपको ध्यान रखने हैं। 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार है। फिर आपका 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और 25 और 28 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 में शिक्षा संस्कृति का अधिकार, और 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। 6 अधिकार है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो है किसे प्रदान किए गए हैं? समस्त देशवासियों को। तो ये समस्त देशवासियों को प्रदान किए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों मिलान करना है कौन से में क्या होगा आपका। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है दोस्तों?
तो विधि के समक्ष समता जो है ये आपकी अनुच्छेद 14 में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 17 में आपकी अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। 21 में क्या दिया गया है? 21 में आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 29 जो है इसमें क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण आपका इसमें हो जाएगा 4, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समता का अधिकार याद रखिएगा दोस्तों, समानता एवं कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 14 में की गई है। 15 में आपका दोस्तों धम्मू जालीज वाला दिया गया है। क्या दिया गया है? धम्मू जालीज। इसको ऐसे याद रखते हैं, धम्मू जालीज। बहुत सी बार पूछ लेता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धम्मू जाली से याद रखिएगा, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में आपके लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। और 18 में आपके शैक्षिक एवं सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य द्वारा दी जाने वाली अन्य उपाधियों का निषेध, यानी उपाधियों का निस्तारण आपका किसका में दिया गया है? 18 में दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 14। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार है? तो लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 16 में आपका दिया गया है। उपाधियों का अंत किस में दिया गया है दोस्तों? तो ये आपके किस में दिया गया है? समता के अधिकार में दिया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत आपका 18 में हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर आपकी भाषा सम्मिलित नहीं है। धर्म, नस्ल, जन्म स्थान यहाँ पर सम्मिलित है। मैंने आपको बताया धम्मू जालीज, तो धम्मू जालीज यहाँ पर आपका सम्मिलित है। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। भाषा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है आपकी। ठीक है, नस्ल में आपकी जाति भी आ जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो 16(2) में आपकी किस शब्द का उल्लेख नहीं है दोस्तों? जन्म स्थान, धर्म, उद्भव, योग्यता। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, 16(2) में आपके दोस्तों धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, तो धम्मू जालीज। लेकिन यहाँ पर ज आता है, इसके पहले यहाँ पर एक उद्भव भी जोड़ा गया है और निवास भी यहाँ पर जोड़ा गया है। इसमें भी आपका धम्मू जालीज ही आता है, धम्मू जालीज। लेकिन धम्मू जालीज के ऊपर यहाँ पर आपका एक उद्भव आता है और इधर आपका निवास आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर उद्भव और यहाँ पर निवास, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आरपीएससी ऐसे सवाल पूछने लग गई है और आरएसएमएसएस भी धीरे धीरे करके ऐसे सवाल पूछने लग गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, धम्मू जालीज। और जालीज जन्म स्थान से पहले यहाँ पर उद्भव है और यहाँ पर निवास है। ये आपके 16(2) में दिया गया है, जबकि 15 में आपको ओनली धम्मू जालीज ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 के बारे में वही आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है अनुच्छेद 17 के बारे में? के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है भैया? भारत की संसद के पास आपकी कानून बनाने की शक्ति है। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? तो 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रता है? मूलतः पूछा गया है, तो मूलतः कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली पूछा जाए, अब पूछा जाए तो 6 हो जाएगी, क्योंकि एक आपकी खत्म कर दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में व्यक्तियों के लिए 6 आपकी स्वतंत्रताएं हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना हो, आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में बसना हो, आपको निवास करना हो, किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, ये सब आपकी किसमें हो जाएगी? अनुच्छेद 19 में हो जाएगी। 19(1)(a) में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1)(b) में आपके सम्मेलन कर सकते हो आप। 19(1)(c) में संगठन बना सकते हो। इसको ऐसे याद रखना, सी से क्या हो जाएगा? संगठन हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर यहाँ पर सम्मेलन करना है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के, फिर आपको संगठन बनाना है 3 में। फिर 19(1) जो डी है, इसमें क्या करना है आपको? कहीं पर भी घूमो, कहीं पर भी डोलो। आप डी से याद रखना डोलना, कहीं पर भी डोलो। ठीक है, डी से क्या याद रखना? डोलना, कहीं पर भी घूमो आप। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है? 19(1)(d) में दिया गया है। फिर उसके बाद अगर कहीं घूमने जाओगे दोस्तों तो निवास भी तो करना पड़ेगा, तो निवास आपका किस में आ जाएगा? 19(1)(e) में आपका आ जाएगा, ये आप याद रखना। फिर उसके बाद आपका दोस्तों 19(1) जो है एफ जो है इसे हटा दिया गया है, एफ वाले को हटा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसको हटा दिया गया है और इसको 300 क में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, और 19(1) जो आपका दोस्तों 6 है, इसमें आपके रोजगार और जीविका की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जीवन भी तो यापन करोगे, तो ये आपका लास्ट वाले में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पैसे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? तो किसी भी पैसे को चुनने
या व्यवसाय करने का अधिकार 19(1) में आपका दिया गया है। आगे देखिए, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो भारत के नागरिकों के लिए कौन सा मूल अधिकार है दोस्तों? तो अभिव्यक्ति का अधिकार जो है दोस्तों, ये भारत के मूल नागरिकों के लिए है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए, कुछ अनुच्छेद है जो कि केवल भारतीयों को दिए गए हैं, जिसमें से एक तो आपका आता है 15-16, एक आपका आता है 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद है जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है। और ये सवाल आपका अभी RS के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आप याद कर लेना, 15-16, 19, 29, 30, 15-16, 19, 29, 30, इस तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 19 में आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये दोस्तों भारत के नागरिकों के लिए है केवल, ये आपको ध्यान रखना है। 15-16, 19, 29, 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो किससे संबंध है? अनुच्छेद 21 का जीवन के अधिकार से हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन के अधिकार से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की जीवन या दैहिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा, यानी 24 आवर में प्रस्तुत करना होता है। यह आपको किस में दिया गया है? अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को बिना उसके कारण बताए नहीं की जाएगी। किसी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यह अनुच्छेद 22 में है, यह आपको ध्यान रखना है, 24 आवर वाला। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो निवारक निरोध अधिनियम आपका कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 1950 में आपका अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 22 में आपकी कंडीशन दी गई थी, गिरफ्तारी बिना उसके कारण बताए नहीं की जाएगी। कारण आपको बताना पड़ेगा, रीज़न आपको बताना पड़ेगा। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कोई भी जब किसी को पकड़ने जाता है तो क्या बोलते हैं? वारंट लाए हो क्या? आपके पास क्या अधिकार है? पूछता है वो, कारण बताइए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। और अनुच्छेद 22 के तहत ही फिर निवारक निरोध अधिनियम आया। तो ये कब आपका पारित किया गया? 1950 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 में निवारक निरोध के बारे में उल्लेख है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में संसद द्वारा पारित। यह अधिनियम 21 दिसंबर 1969 तक प्रवर्तन में रहा। फिर इसके अंतर्गत नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, फिर बाद में इसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आगे देखिए, उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध हमने देखा था, अनुच्छेद 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें दी गई है दोस्तों? तो प्रबंध अगर आपको करना है तो प्रबंध की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 26 में दी गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आपका 29 में हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार आपका 21 का में हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 और 24 है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है जिसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे मानव का दुर्व्यापार पूछा जाए, बलात् श्रम पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? अनुच्छेद 23 करोगे। यानी बलात् श्रम पूछा जाए, वर्ड याद कर लो एग्जैक्ट, बलात् श्रम यानी मानव व्यापार, बेगार प्रथा या कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे? अनुच्छेद 23। लेकिन अगर आपसे बालक के बारे में पूछा जाए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खानों में, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, तो ये आपका अनुच्छेद 24 में। यानी बलात् श्रम तो आपका जो है वो 23 में है, और बाल श्रम का पूछा जाए, बाल श्रम जो है ये किसमें? अनुच्छेद 24 में। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ये 25 से लेकर 28 भी आपको ध्यान रखना है, इनमें कुछ भी नहीं है, इतना सा ध्यान रखिए। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है दोस्तों? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। तो ये अंतःकरण वर्ड आपको ध्यान रखना है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंध जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और अंतःकरण की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। यानी बिना रोक टोक के आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हो, धार्मिक कार्य करना और प्रचार करना इसमें आ जाएगा। लेकिन प्रबंध करना जो है वो किस में आएगा? धार्मिक मामलों का 26 में आएगा। कर वाला किस में आ जाएगा? कर देने के लिए बाध्य नहीं है, तो कर वाला किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 27 में आपका आ जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 28 जो है इसमें क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आपका 28 में आ जाएगा। तो ये 4 अनुच्छेद आपके धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित 25, 26, 27, 28। आगे देखिए, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में? तो 4 में हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 24 हो जाएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है?
तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभी मैंने आपको बताया LSS, यहाँ मानवता नहीं है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था यानी इसे कहेंगे हम लोक व्यवस्था, फिर स्वास्थ्य और सदाचार आ जाएगा। तो LSS से याद रख लो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। इतना डीप सवाल पूछा गया है दोस्तों। देखिए आप सारी चीज़ें याद करते हुए आपको चलना पड़ेगा। भारत संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निश्चित करता है? तो मानव के दुर्व्यापार को निश्चित कौन सा करेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। यहाँ पर मिलान कीजिए। अंतःकरण की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है, मैंने आपको बताया 25 में आ जाएगी। इसके अलावा कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिशत, तो बालक आ गया, तो बालक किस में आएगा भैया? 24 में आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बलाश्रम किस में आएगा? 23 में आएगा, यहाँ पर बलाश्रम 23 में आ जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में आ जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है? देखिए भैया, तो संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, इसे हटा दिया गया है आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई के समय 1978 में इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है 300 क के अंतर्गत भाग 12 में। ये आपको ध्यान रखना है, भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया और 300 क के दिन इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ये पहले किस में था? 19(1)(f) में था आपका, किस में था? 19(1)(f) में था, तो ये भी आप याद रखना किस में था? 19(1)(f) में था और इसे हटा दिया गया है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है भैया? तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यह आपका विधिक अधिकार है। भाग 12 में 300 क में इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संशोधित किया गया। कन्फ्यूज मत होना, 44वां है, 42वां नहीं है। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो अनुच्छेद 19 में 19(1)(f) में था, ये 19(1)(f) में था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया? तो ये किसे हटा दिया है? 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। आगे देखिए, ये आपका दोस्तों पटवार एग्जाम में भी पूछा गया है 2021 में। देखिए आप, तो ये ऐसा सवाल आपका पूछा जाएगा, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 300 क में आपका वर्णित है। इस बार हो सकता है आपका ये आ जाए, तो ध्यान रखना है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? तो ये किसके काल में किया गया था? मोरारजी देसाई के काल में किया गया था। निम्नांकित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो निजता का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया? तो यह आपका हो जाएगा पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार जो है दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया है। 9 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ थी, न्यायमूर्ति JS खेहर की अध्यक्षता वाली सरकार ने, यानी ये आपके जो न्यायालय है इसने सर्वसम्मति से 24 अगस्त 2017 को दिए गए इस निर्णय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का मूल तत्व करार दिया है। यह आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है निजता का अधिकार। पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ कब का हो जाएगा? ये आपका 2017 का हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। निजता का अधिकार पूछा जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, गोपनीयता के अधिकार पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न में से कौन से बयान सही है? गोपनीयता का जो अधिकार है इसके अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता की खंडपीठ ने दिया। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। तो यहाँ पर कौन सा सही है आपका? 1, 3, 4 यहाँ पर आपका सही है। 2 गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 9 न्यायाधीश थे, यहाँ पर 10 न्यायाधीश नहीं थे, यहाँ पर 9 न्यायाधीश थे। ये आपको ध्यान रखना है। JS खेहर भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है, तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में ये 4 कथन आपको ध्यान रखने हैं। JS खेहर भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। 2017 का एक केस हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिकार है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 33 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों, इनके द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कहा गया है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? तो भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो मूल अधिकार कौन सा है भैया?
32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 आपका हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो ये किस में आपका दिया गया है दोस्तों? तो ये आपका दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके LDC 2024 में RSM SSB के द्वारा पूछा गया है। देख लीजिए, आप सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन सवाल आपका वही है। आगे देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका आपकी दायर की जा सकती है उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष। ठीक है, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, और आप दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप हाई कोर्ट में जा सकते हो 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप 5 प्रकार की रिट जारी करवा सकते हो: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। आगे देखिए, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है? तो गलत तरीके से अगर किसी को हिरासत में लिया जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी जारी की जाती है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करो न्यायालय के सामने। तो गलत तरीके से अगर किसी को हिरासत में लिया जाए तो वहाँ पर रिट कौन सी जारी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी हो जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से? तो विधि के किस प्राधिकार से? तो ये आपके अधिकार परीक्षा में दिया गया है दोस्तों। अधिकार परीक्षा में दिया गया है, इसे को वारंटो कहा जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक पद पर बने किसी व्यक्ति से न्यायालय ये प्रश्न कर सकता है कि उसके उस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है, यानी आपको क्या अधिकार है इस पद पर बैठने का। अगर कोई फर्जी लग गया या कुछ है या किसी तरीके से कुछ भी है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं भैया उस पद पर बने रहने का आपको क्या अधिकार है। तो विधि के प्राधिकार से अधिक तो अधिकार परीक्षा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। तो प्रतिषेध जो है दोस्तों, और एक आपकी उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है ये निचले न्यायालयों को जारी की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है? न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, वो जो है जो भी केस है उसको अपने पास मंगवा लेता है, ये आप ध्यान रखना, उसको अपने पास मंगवा लेता है उत्प्रेषण में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर निचली अदालतों के लिए हो जाएगा प्रतिषेध और उत्प्रेषण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 35 आपका A सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 35 A सेकंड यहाँ पर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति जो है वो 35 A सेकंड में दी गई है। नॉर्मली आप 35 याद रखना, क्योंकि आपके सवाल में 35 पूछा जा सकता है। 35 क्या है? आपका मौलिक अधिकार में आता है। अनुच्छेद 35 आपका इंपॉर्टेंट है, संसद को शक्ति दी गई है इसमें। अनुच्छेद 35A में संसद को शक्ति दी गई है, किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें किसी के लिए, और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए। तो ये पूछा गया था यहाँ पर, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपबंध हो सेकंड में निर्दिष्ट है, यानी दंड विधान वाला ये आपका अनुच्छेद 35 में दिया गया है। आगे देखिए, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी है? तो ये आपकी परमादेश है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है? वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? आदेश देंगे भैया, तो परमादेश दिया जाता है। इसे मैंडेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडेमस इसे कहा जाता है। ठीक है, कोई अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो अपने कर्तव्यों को पालन कराने के लिए, यानी निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए ये आपकी रिट जारी की जाती है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो शिक्षा का अधिकार आपका किस में हो जाएगा भैया? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में आपका हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा जो है ये आपकी 21A में दी गई है। ठीक है, किस में दी गई है? 21A में आपकी दी गई है। 21A आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 21 में तो आपका प्राण और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता है, और जबकि 21A में क्या है आपका दोस्तों? ये जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर संविधान संशोधन अधिनियम 2002 1 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये भी याद रखना कब पारित हुआ था? 1 दिसंबर 2002 को ये पारित हुआ था। इसके तहत ही आपका 21 से जोड़ा गया था। इसमें आपके 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं दोस्तों इनको शिक्षा दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1 से 6 वर्ष का जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ये भी पूछा जाता है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 29 मार्च 2011 को लागू हुआ। तो राजस्थान निःशुल्क
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट ध्यान रखना 29 मार्च 2011 को लागू हुआ। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों 6 से लेकर 14 वर्ष की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है मूल अधिकार के अंतर्गत? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 2002 वाला। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नांकित में से किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? तो शिक्षा शब्द का उल्लेख किस किस में है दोस्तों? तो यहाँ पर पूछा गया है किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। तो नीति निर्देशक तत्व आपका अनुच्छेद 45 हो जाएगा। अनुच्छेद 45 में आपका दोस्तों 6 वर्ष तक, देखो 21A में तो क्या था, 21A में था आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, और 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको भी तो शिक्षा दी जाएगी, तो उनका जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। आगे देखिए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया? तो ये आपका 1 अप्रैल जो है दोस्तों 2010 से लागू किया गया, RT एक्ट। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन किस आयु के बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो इसे दोस्तों निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो इसे जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, क्योंकि जीवन का अधिकार आपका 21 में दिया गया है और ये आपका 21A में जोड़ा गया है। आगे देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम है। ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है, मुझे लगता है ऐसा सवाल आपका इस बार आने वाला है, ये आपको याद रखना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस हुआ था, ये आपका 1967 का है। केशवानंद मैंने अभी आपको बताया 1973 का है। मिनर्वा मिल्स आपको ध्यान रखना है, ये 1980 का हो जाएगा। 1980 का आपका मिनर्वा मिल्स हो जाएगा। एक गोपालन वाला जो है दोस्तों, ये आपका 1950 का हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये किसी ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। तो मिनर्वा याद रखना है 1980 का है, ठीक है। इसमें मिनर्वा मिल्स में ही कहा गया था आपके दोस्तों, जो आपके मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, ये एक दूसरे के पूरक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक गोपालन आपका 1950 का हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर ये डिटेल दी गई है, एक बार आप चेक कर लेना। यहाँ पर मिनर्वा मिल्स वाला आप ध्यान रखना दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है ये एक दूसरे के पूरक है। ये किस में कहा गया आपके? ये मिनर्वा मिल्स में कहा गया था 1980 में। आगे देखिए, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन एक विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये किस में कहा गया था? तो ये गोलकनाथ मामले में कहा गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किस में कहा गया? गोलकनाथ मामले में कहा गया अनुच्छेद 13 के अधीन जो संवैधानिक संशोधन है वो भी आपके असंगत हो सकते हैं, तो उनको शून्य घोषित किया जा सकता है। ये किस में कहा गया? गोलकनाथ मामले में कहा गया था, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, गोलकनाथ मामला जो है ये आपका 1967 का है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये निर्णय दिया गया अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो ये आपका गोलकनाथ में कहा गया था। और AK गोपालन आपका 1950 का है, तो ये सन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है, तो यहाँ पर दोनों आपके सही है दोस्तों। आगे देखिए, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो मूल ढांचा सिद्धांत जो है ये आपका केशवानंद बनाम केरल राज्य में दिया गया था। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, 1973 में। आगे देखिए, मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 से लेकर 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39 ख और आपका जो 39 ग है में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता संस्थापित की। यानी 39 क और 39 जो है आपका B और C, 39 B और C को दोस्तों वरीयता दी गई थी 14 और 19 के कंपेरिजन में। किस में दी गई है आपके दोस्तों? ये मिनर्वा मिल्स में दी गई थी 1980 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सत्य हो जाएगी। आगे देखिए, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं करेगा? तो ये मैंने आपको बताया था, धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लिंग का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको अलग से याद रखना। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है, तो किसके अनुसार विभेद नहीं होना चाहिए? धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के अनुसार विभेद नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई, तो ये कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत आपके अजमेर से हुई थी, ब्यावर से दोस्तों।
चांद गेट से इसकी शुरुआत हुई थी। अरुणा रॉय, आप ध्यान रखना, अरुणा रॉय के द्वारा ये आंदोलन किया गया था और यहाँ से शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे। समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त बनाने के लिए काम करना। नागरिकों को सशक्त करना। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरदायी कौन सा नहीं है, थर्ड नहीं है। नागरिकों को सशक्त करेंगे, ऐसा लोकतंत्र बनाएंगे जो वास्तव में लोगों के लिए काम करे। पारदर्शिता और उत्तरदायी को बढ़ाना। तो ये तीनों बातें आपकी सही है, थर्ड गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो नागरिकों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, देश में किसी भी स्थान पर बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, लेकिन मूल अधिकार में आपको सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 2005 का हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया, पूर्णतया से 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का समारंभ हुआ। तो इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 वाद किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है आपका श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाला है, यह आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। चौथी सत्ता का प्रयोग जो है ये किसके लिए होता है दोस्तों, यानी चौथा स्तंभ कहा जाता है, प्रेस और समाचार पत्र को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों वो यहाँ पर दिया गया है। तो सूचना का अधिकार जो है ये 19(1) क में आपका हो जाएगा। भारत में निवास का अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 19(1) ड में हो जाएगा, 19(5) में हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार ये आपका 19(1) शिक्षा का अधिकार आपका 2 में हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। समान काम के लिए समान वेतन ये आपका 39(6) में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 39(6) के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार है। तो पूर्ण आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का जो अधिकार है वो किस में दिया गया है आपका दोस्तों, तो ये 19A में दिया गया है। एकांतता का अधिकार किस में दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 21A में हो जाएगा। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध आपका किस में हो जाएगा, 23 में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आपके कहाँ से लिए गए हैं, ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। आयरलैंड से ही आपके लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, 35 तक आपके मूल अधिकार थे और ये भाग 4 में है, मूल अधिकार भाग 3 में थे। नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वर्णित किए गए हैं। तेज बहादुर सप्रू समिति ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर, तो ये आप याद रखना, तेज बहादुर सप्रू समिति याद रखना दोस्तों, इन्होंने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान के लिए नीति निर्देशक तत्व तैयार किए। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में केटी शाह जो थे दोस्तों, इन्होंने कहा था ये ऐसा चेक है जो कि बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में क्या क्या सवाल बनते हैं आपके। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो इनका उल्लेख आपका भाग 4 में होगा। संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया, 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग में पहचानिए, तो यहाँ पर सुमेलित करना है। समान न्याय, निःशुल्क एवं विधिक सहायता अनुच्छेद 42, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, यहाँ पर सुमेलित आपको बताना है। ग्राम पंचायतों का गठन आपका 40 में दिया गया है दोस्तों। कृषि और पशुपालन आपका 47 में दिया गया है। न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी गलत है, ये आपका 39A में दिया गया है। इसके अलावा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन आपका 39 में दिया गया है, ये आपका सही है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन आपका 39 में दिया गया है। ग्राम पंचायत मैंने अभी बता दिया अनुच्छेद 40 है। समान नागरिक संहिता आपकी अनुच्छेद 44 में दी गई है, ये अनुच्छेद 44 में हो जाएगी। कृषि और पशुपालन आपका किस में हो जाएगा,
तो ये आपका अनुच्छेद 47 में हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 50 में आपका हो जाएगा दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कौन सा है, यानी यहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं है, तो अनुच्छेद 38 जो है ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो समाजवादी में कौन कौन से आते हैं, 38, 39, 41, 42 और 47। मोटा मोटा याद रखिए, 38, 39, फिर 40 छोड़ दीजिए, 41, 42 और फिर 1, 47, ये समाजवादी में आएंगे। गांधीवादी में 40 आता है, 43, 46, 47, 48, यानी 43 आता है, फिर 46, 47, 48 में आता है। और उदारवादी में आपका कौन सा आता है, 44, 45, 48, 49, 50, 51, यानी बच्चे जो किस में आ जाएंगे आपके, उदारवादी में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, 44, 45, 48, 49, 50, 51, ये आपके उदारवादी में आ जाएंगे। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित किया गया है। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, तो न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है अनुच्छेद 38। ठीक है, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था अनुच्छेद 38 प्रदान करता है। राज्य का यह दायित्व बनाया गया कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से युक्त समाज व्यवस्था का विकास करने हेतु लोगों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। आगे देखिए, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, काम करने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 41 में आपका दिया गया है। आगे देखिए, अनुच्छेद 41 में दिया गया है आपके दोस्तों काम का अधिकार। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये अभी मैंने आपको बता दिया, भाग 4 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर दिया गया आपका 39A है, B है, C है, D है, और यहाँ पर आपका दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आपको किस में दिया गया है, तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये D में आपका दिया गया है। ठीक है, 39D आप ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वो है, तो आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है ये कौन सा आपका, निजी संपत्ति का विरोध। बाकी समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएंगे, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के रूप में केंद्रण ना हो। आगे देखिए, भारत संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 39A में की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस में दी गई है, तो 43 में दी गई है। एक समान सिविल संहिता आपकी 44 में है, और ये आपका 39 क्या हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक अनुभाग है, तो गोवध निषेध आपका किस में दिया गया है दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद 48 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 48 में आपका दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो गोवध निषेध आपका अनुच्छेद 48 में दिया गया है, याद रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये कुछ अनुच्छेद आपके जोड़े गए थे, ये सभी के सभी आपके 42वें अनुच्छेद संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 39A, 39C, बालकों की शोषण से रक्षा, स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधान। 43A आपका दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है, जिसमें आपका क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है श्रमिकों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा। और अनुच्छेद 48A जो है इसमें पर्यावरण का संरक्षण आपका दिया गया है, ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो 48A, 43A, 39A, ठीक है, ये सब A है, और 39C वाला आपको ध्यान रखना है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, पृथक्करण अनुच्छेद 50 हो जाएगा, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 हो जाएगा, श्रमिकों की भागीदारी 42A दिया गया है, ये गलत हो गया। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 सही है, श्रमिकों की भागीदारी आपकी किस में हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा 43A में हो जाएगी। किस में हो जाएगी भैया, 42A में नहीं होगी, ये आपकी किस में होगी, 43A में होगी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है, तो पंचायती राज की अवधारणा किस में आ जाएगी, अनुच्छेद 40 में आ जाएगी, नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएगी। स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है, तो ये किस में सम्मिलित है आपके दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में आपके दिए गए हैं स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, यानी राष्ट्रीय महत्व की जो भी चीज़ें हैं उनका संरक्षण आपका
अनुच्छेद 49 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है? तो पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद आपका 51 हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 जो है ये आपका किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और अभी हम 51A देखेंगे दोस्तों, ठीक है, वो आपका मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य के दायित्व सौंपे गए हैं? तो ये नीति निर्देशक तत्वों में सौंपे गए हैं। बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही कथन है? तो अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, तो पर्यावरण का तो यहाँ पर दिया गया है ही नहीं दोस्तों, ये तो वैसे गलत हो गया आपका। और अनुच्छेद 51A के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपका 51A ही होना चाहिए दोस्तों, 51 होना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, ओनली 51 यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखिए, कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अंत स्थापित नहीं किया गया? तो दोस्तों समान अवसर के आधार पर न्याय, इसके अलावा यहाँ पर आपका सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे उसका परिरक्षण करें, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, इसके अलावा राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण को प्रोत्साहन करेगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के लिए प्रोत्साहन करेगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों आपका 2011 में। ये 43 ख में आपकी सहकारी समितियाँ जोड़ी गई थी, ये आप ध्यान रखना। 43B में सहकारी समितियाँ जोड़ी गई थी, आपका 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। आगे देखिए, ये यहाँ पर दोस्तों लास्ट सवाल है आपका नीति निर्देशक तत्वों का, फिर इसके बाद मूल कर्तव्य देखेंगे। भारत के संविधान के अलग अलग संविधान संशोधनों के बारे में सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, सहकारी समितियों का उन्नयन, काम का अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सहकारी समितियों का उन्नयन दिया गया है, तो ये यहाँ पर सही होगा आपका 2। आगे देखिए, मूल कर्तव्य देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके 51A में दिए गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति वाला आपका 51 में था, ये 51A में आपके 4A में दिए गए हैं। 4A में ये जोड़े गए हैं, ये आप ध्यान रखना। तो 1976 में जो आपको 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ही इनको जोड़ा गया है, भाग 4A में जोड़ा गया है 51A में, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है दोस्तों। इसे प्रभावी बनाने हेतु CR ईरानी समिति का गठन भी किया गया था। इसे प्रभावी बनाने के लिए ईरानी समिति का गठन भी किया गया था। 46वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A में नया खंड ट भी जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हो चुके हैं, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य आपका दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वो 11 हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कितने? 11 है। किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो भैया 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, पटवारी के एग्जाम में आया है आपके। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन रहे हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य भैया यहाँ पर AR अंतुले रहे हैं, इसके अलावा SS रे रहे हैं, इसके अलावा CM स्टीफन भी रहे हैं, हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपका 26 फरवरी 1976 को किया गया था, ठीक है। डेट याद रखना 26 फरवरी 1976। इसमें टोटल आपके 12 सदस्य थे, और प्रारूप समिति जो हमने देखी थी उसमें आपके 7 सदस्य थे, इसमें कितने? 12 है, ठीक है। स्वर्ण सिंह थे, AR अंतुले थे, सिद्धार्थ शंकर राय थे, सिद्धार्थ याद रखना, स्टीफन याद रखना, रजनी पटेल है, गोखले है, HR गोखले, सैयद मोहम्मद है, VN गोडगिल भी थे। इसके अलावा यहाँ पर DP सिंह भी है, DC गोस्वामी है, VS साठे है, BN बनर्जी है। तो ये आपके 12 सदस्य थे। स्टार्टिंग में आपके 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव इन्होंने दिया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। सुझाव इन्होंने 8 का दिया था, जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में 11 है। स्वर्ण सिंह समिति के कितने मदों को नागरिक के मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया?
तो यहाँ पर 8 का सुझाव इन्होंने दिया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में शब्दों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है 51 क के ए में, यानी 51 ए जो है दोस्तों आपके 11 मौलिक कर्तव्य है। इसमें पहला वाला जो है वो कौन सा है? 51 ए आपका दोस्तों ए हो जाएगा, 51 ए हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? आदर करेंगे। किन का आदर करेंगे भैया? आदर्शों का, संस्थानों का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का। तो ये क्रम आप याद रखना। सबसे पहले आपका क्या आएगा? आदर्श आएगा, फिर आपकी संस्था आएगी, फिर आपका राष्ट्रध्वज आएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए से आदर्श, फिर संस्था, फिर आपके राष्ट्रध्वज, फिर राष्ट्रगान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपका 51 ए में दिया गया है। 51 बी की बात की जाए, 51 ए बी की बात की जाए तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें आ जाएगा आपका दोस्तों जिन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन किए हैं उनको हम दिमाग में सजा के रखेंगे, उनका हृदय में सजो के उनका पालन करेंगे, यानी उनका सम्मान भी करेंगे। तो ये किस में दिया गया है आपका दोस्तों? बी में दिया गया है। इसको कैसे याद रखोगे? बी से क्या होता है आपका? भगत सिंह। बी से क्या होता है? भगत सिंह होता है। तो भगत सिंह से याद रखना है, इनके द्वारा ही राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे देखिए 51 सी यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या है? रक्षा करना दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? रक्षा करना दिया गया है। अक्षशून्य एवं रक्षा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षशून्य रखेंगे। फिर 51 डी में आपकी सेवा दी गई है, ये आप याद रखना, सर्विस यहाँ पर दी गई है आपकी। ठीक है, इसके अलावा 51 ड यहाँ पर दिया गया है, ये आपका हो जाएगा ई हो जाएगा। निर्माण और त्याग यहाँ पर दिया गया है। 51 च में परिरक्षण दिया गया है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊँ, ये बार बार एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला आपको ध्यान रखना है 51 AH, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है दोस्तों? 51 AH आपका हो जाएगा। इसमें आपका दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देश को आबाद करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा रक्षा करो, देश की आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करो, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करो। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, आदर्श और संस्था का सम्मान करो, ये यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद 51 ए में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो करों का भुगतान करना यहाँ पर शामिल नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? तो ये आपके तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर ये रखा गया है। बुलाने पर हम चले जाएंगे, अखंडता की रक्षा करेंगे, ये आपको किसमें? थर्ड में। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मतदान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी यहाँ पर सब मौलिक कर्तव्य आपके। आगे देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रावधान जो है किसमें? मौलिक कर्तव्य में किया गया है। भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, जो कि मैं आपको बता रहा था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। 51 AH आपको ध्यान रखना है, H में दिया गया है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आगे देखिए, भारत के संविधान के 51 AA के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होगा दोस्तों? तो भैया संविधान का पालन करना, आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरश उल्लेखित नहीं है? तो विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना ये उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों संसद में महिलाओं का आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, शांति को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच विकसित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 4, 5 आपका करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये आपका दोस्तों 51 में है, ये 51 A में नहीं है, ये तो आपका 51 में है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A में अक्षरश उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार सही दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। देश की रक्षा करने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, सही बात है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही होगा आपका, क्योंकि थर्ड में आपका कृषि और पशुपालन दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क ड में जैसा कि समरसता तथा समान मातृत्व की भावना के विकास के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग यहाँ पर दिया गया है। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। आगे देखिए, भारत के संविधान में किनका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? तो किनका उल्लेख किया गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपके प्राणी मात्र के प्रति दया भाव ये भी किया गया है, सामाजिक संस्कृति भी किया गया है, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष वाला भी किया गया है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी का आदर करना है, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना और उसका प्रसार करना, ये यहाँ पर दोस्तों आपका वर्णित नहीं है। यहाँ पर हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ये दिया गया है। प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, ये दिया गया है। संविधान का पालन करे, ये दिया गया है। ये यहाँ पर नहीं दिया गया। ये आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हम मौलिक कर्तव्य तो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, 2 से 2.5 घंटे का वीडियो लगातार बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।